यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट 10। आज हम अध्ययन करेंगे हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न में आपको जैसे याद करने का से है कि मेन कुछ डेफिनेशन लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये परिभाषा किनके द्वारा कहा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन प्रश्न आते हैं। और इसके साथ ही जो फैक्ट्स होते हैं, किस समय में, किस सन में क्या क्या घटना घटी थी, ये सारे आपका फैक्ट इसमें आएंगे। तो मैं बताता रहूंगा, आप लोग उसको कॉपी में लिखते जाएंगे। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य इसका आविष्कार करता है। मतलब नॉलेज ऑलरेडी है ही अवेलेबल, इंसान क्या करता है, उसको खोज करता है खाली। तो ये बातें सर ये पढ़ने के सर ये हो गए हैं अपना। एक्चुअली थोड़ा मैं सा तो हो थोड़ा गया। कर रहा क्योंकि उसमें कई चीजें हम इसको वो नहीं कर पाए थे, तो उस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे उसको। और ठीक से हम नहीं कर पाए थे क्योंकि उसमें कुछ एरर आ गया था, टेक्निकल एरर आ गई थी, जिसको हम फिर से कर दे रहे हैं इसको। तो हम क्या देखते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य होती है, उसके शिक्षा का जब हम देखते हैं कि जो बिहेवियर क्यों करते हैं, क्या जरूरत है कि हमारी जो बिहेवियर होती है उसमें एक चेंजेस लाने के लिए, मतलब परिवर्तन लाने के लिए हम शिक्षा के जो हम शिक्षा का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके हमारा अपने पर्सनल मतलब व्यक्तिगत आपका विकास के साथ साथ हमारे जो मोरल वैल्यूज बेहतर हो, मतलब संस्कार अच्छे हो। और एजुकेशन से हम क्या करते हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं कि हमेशा हर शिक्षा स्कूल में जाके लिया जाए। हमारे घरों में जो आध्यात्मिक ज्ञान होती है, जो नैतिक ज्ञान होती है, जो माता पिता से मिलती है, ये भी क्या शिक्षा होती है। कैसे आती है वो, ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हम ट्रांसफर करते हैं। ऐसे हम सामाजिक ज्ञान हो गया, आर्थिक हो गया। जैसे मान लो कि अगर किसी के घर में अगर बिजनेसमैन के बच्चे, वो लगातार देख ही रहा है कि कैसे कैसे व्यापार होते हैं, तो वो घर से शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ऐसे सांस्कृतिक हो गया, जैसे अगर किसी का अगर सिंगर्स है तो गाना गाते हुए अगर माता पिता को देखते हैं तो, या घर में देखते हैं तो उनको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी इससे क्या होती है, हमें इसके माध्यम से समाज का परिवर्तन लाना आसान हो जाती है। हम लोगों को अच्छे से डिस्कस कर पाते, समझा पाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि इसको आप कोट करेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, आपको खाली इसी इसी लाइन को उठा के दे देंगे, अब बता पूछा जाएगा कि इसको किसने कहा था। शिक्षा सामाजिक शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक संस्थान द्वारा होता है, वह आज शिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जो पहले होता था। ये इसे पूरा का पूरा कोट आपको मतलब आपको कॉपी करके दे देंगे और पूछेंगे या मैच 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 करने के लिए देंगे कि ये परिभाषा किन्होंने दिया था, किसके अकॉर्डिंग, किन के अकॉर्डिंग। शिक्षा विद्यार्थियों को विशेष ज्ञान और कौशल के प्रचार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास नीति में योगदान देती है। यहाँ से आपका एग्जाम में ये पार्ट के लिए नोट करेंगे। उच्च शिक्षा मानव संसाधन और जनसंख्या लाभांश, मतलब क्या हो जाए आपका जो डिविडेंड होती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उनमें से एक प्रमुख तत्व है। और यह विशेष रूप से 15 से लेके 59 आयु वर्ग के मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग के जरूरत होती है। ये जो डेटा है, ये डेटा आपका एग्जाम में आ सकता है। फिर आता है आपका लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम का 4 स्तंभ है। कुछ बातें आपको याद करनी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक, यूनेस्को जो है, उनके अनुसार शिक्षा के 4 स्तंभ है। एग्जाम क्वेश्चन आपको बन जाती है कि यूनेस्को के मुताबिक अकॉर्डिंग शिक्षा के पिलर क्या क्या है। 4 पिलर। जानकारी के लिए सीखना, जानने के लिए, लर्निंग टू नो, अर्थात संसार की जटिलताओं को समझना, भविष्य में सीखने के लिए पर्याप्त बेस प्रदान करना यानी आधार प्रदान करना। तो पहला आप बोलोगे किसके लिए है, लर्निंग टू नो, जानकारी के लिए सीखना। दूसरा क्या है, लर्निंग टू डू,
कुछ करने के लिए सीखना। थर्ड क्या है, लर्निंग टू बी, यानी कि कुछ बनने के लिए सीखना। और फोर्थ क्या है आपका, साथ रहने के लिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब तो बताओ कितनी गहरी गहरी बातें हैं ना। आप जानकारी के लिए सीखते हो, कुछ जानने के लिए, जैसे हमें गीता महाभारत इत्यादि हम जानकारी के लिए सीखते हैं। लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए सीखते हैं, कुछ बनने के लिए सीखते हैं, और साथ रहने के लिए सीखते हैं। ये चार बात का आप याद रखेंगे, एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो आप बोलोगे कि फोर पिलर्स क्या क्या है जो यूनेस्को ने बताए थे उसके अकॉर्डिंग। हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, उसके ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यंग है, मतलब 35 से कम है। मतलब ज्यादातर नहीं बोलेंगे, हाँ, मतलब मेजोरिटी जो है, ज्यादातर कह सकते हैं, मेजोरिटी जो है वो आपका एक यंग पॉपुलेशन है। अगर हम इनको शिक्षा देंगे तो शिक्षा के माध्यम से ये इसको हम जनसांख्यिकीय लाभांश में हम चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये देश के लिए घातक होगा, क्योंकि देश को इस चीज से वंचित रह जाएगा। और किसी भी देश की उन्नति के लिए उनके सिटीजन का शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आप लोग ये सारा सारा कुछ जान रहे हो, फिर आप लोग इसको किसी कहीं और इसको समझाओगे, बताओगे, तो क्या होगा, ये इसका विस्तार हो रहा है। अगर हम इसको नहीं चर्चा करेंगे, नहीं जानेंगे, तो इसका विस्तार नहीं हो पाती है। फिर आता है आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे आपको फैक्टोरियल डेटा बहुत मिलेंगे, जिसमें से आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए आप नोट करते जाओ। औपचारिक शिक्षा प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बारे में हम लोग जब पेपर सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन आया था, उस समय हमने कई लोगों ने क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें पता नहीं था, इसलिए आप इसे नोट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र और राज्य का संयुक्त उत्तरदायित्व है। यह आपका एग्जाम क्वेश्चन बन गया, कई बार आ चुका है, आगे भी आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन डेटा से बाहर नहीं आएगा, फैक्ट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए इनका रिपीटेशन होता है। हाँ, शब्द अलग हो जाएंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। अनुच्छेद 45 का अनुच्छेद 46 या 44 या कुछ और नाम हम इसको नंबर हम दे नहीं सकते, रहेगा यही। इसलिए इसको नोट करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है कि शिक्षा जो है वो सार्वभौमिक, निःशुल्क और कंपलसरी सबके लिए होना, कि सबको करने ही लेंगे, सबको पढ़ाई करने ही पड़ेंगे, ये बताया गया है। हमारे लाइफ के जो आपका जो पार्ट्स होते हैं, जो आपका जो स्टेप्स होते हैं, उनके हमारे जो टारगेट होते हैं सबके, उसका अलग अलग, सबके एक तरह के नहीं होते हैं। किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को व्यापार करना है, किसी को मान लो कि विशेष जगह पे, जैसे मान लो कि कोई रिसर्च करनी है किसी विशेष फील्ड में, किन्हीं को परिवार चलाने के लिए कुछ व्यावसायिक यानी कि जिससे आपको अर्निंग हो सके, ऐसा शिक्षा प्राप्त करनी है। तो सबका उद्देश्य एक नहीं होता। इसको देखते हुए कि शुरुआती शिक्षा सबके एक ही होंगे, जो हम जैसे कि अल्फाबेट का लर्न करना, एबीसीडी जानना, और बाकी जो आपका प्लस माइनस करना, इनके जो आपका जो स्टार्टिंग जो है उसको एक ही होंगे। उसके बाद जैसे जैसे सब लोगों के लक्ष्य होंगे, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा को क्या हुआ, आपका डिस्ट्रीब्यूट होकर उसको डिवाइड कर दिया गया है। उसको देखते हुए पहले क्या क्या, प्राथमिक शिक्षा, फिर क्या होगा आपका माध्यमिक, फिर क्या है आपका तृतीयक शिक्षा। ये डिपेंड करता है कि छात्रों के जो स्टूडेंट्स है उनके एज क्या है, उनके मैच्योरिटी क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है,
बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के अनुसार उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा जो है सबके लिए कंपलसरी है कि कम से कम वहां तक तो पहुंच जाए। उसके बाद जिसको जो करने होंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेंगे। औपचारिक शिक्षा प्रणाली को औपचारिक शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में वर्गीकृत किया जा सकता है। और ये इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका था, जो हम लोग पेपर कर रहे थे उस पर था ये। उच्च शिक्षा तृतीयक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यही आपका इसी टॉपिक से क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, लेकिन टॉपिक सेम आपका रिपीट हो जाती है। इसमें प्रश्न था, हम देखते हैं इसमें जो यूजीसी का आपका जो नेट के जो सिलेबस है उसमें हम इस पाठ का चर्चा बिंदु शिक्षा है। और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका जो यूनिट 1 में भी हमने पढ़ा था, हमने थोड़ा इसमें भी चर्चा कर लेंगे। तब हम उसके बाद हम आगे जाएंगे कि कैसे कैसे हमारे डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई है। तो प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन में क्या है, आप जानते हो कि जैसे भाषा का ज्ञान होना, साक्षरता होना, सामाजिक नियम इत्यादि हम सीखते हैं इसमें, ताकि एक अच्छा सिटीजन बन सके इंसान आगे जा करके। भारत की अगर बात करेंगे तो इंडिया में जो प्राथमिक शिक्षा है वो शुरू से लेकर के 5वीं तक है। उसके बाद जो उच्च प्राथमिक कहते हैं उसके क्या है 6 से लेकर 8 तक है। और ये आपका क्वेश्चन आए हुए थे, आपका ये जो क्लासिफिकेशन में ये नई शिक्षा पद्धति के अनुसार नहीं है, याद रखना। नई शिक्षा पद्धति आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, अभी जो आया है ये उसका पहले की है। भारत में मूल प्राथमिक शिक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक है, और उच्च शिक्षा में क्या होती है 6ठी से 8वीं तक है। ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। और गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है आपका फ्री है। फ्री और कंपलसरी वाले जो है आपका, अब इसको याद करोगे क्या कौन से है, निःशुल्क और अनिवार्य अनिवार्य बाल शिक्षा। आरटीआई क्या है, अधिनियम 2009, 2009 में इसके आपका बनाया गया था। इनके अनुसार प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल जो आपका कुछ आपका मानदंड और जो कुछ पैरामीटर्स को पूरा करता है उसमें, ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे, उसमें संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। तो इसको आप याद रखोगे, कब हुआ था ये 2009 में हुआ था। क्या था ये, शिक्षा का अधिकार। कहाँ बताया गया है, ये अधिनियम संविधान अनुच्छेद 21 का के परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। अब याद करो, यही यही प्रश्न था ना जब हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, याद आ रहा है आप लोगों को, अगर आप लोग उस समय पेपर में थे तो यही पूछा गया था कि आपका किस अनुच्छेद में था। तो अनुच्छेद 21 का के परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 21 का और आरटीआई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। यही प्रश्न आया था, यही डेटा ही पूछे जाते हैं कि ये कब लागू हुआ था। तो आप बोलोगे शुरुआत इसका बना कब था, 2009 में। लागू कब हुआ था, कहाँ पे लिखा है ये, अनुच्छेद 21 का यानी 21A में लिखा था। और इसका लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 2000 में, वर्ष 2000 में स्थापित किए गए जो मिलेनियम ईयर थे, ये भी आपका एग्जाम में आए थे। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं इसको, इनके अंतर्गत भारत ने खुद 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यानी कि यूनिवर्सल आपका जो एजुकेशन लेवल को पाने के लक्ष्य उन्होंने रखा था, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। अब इसको क्या किया गया, लगातार इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए इसको माना गया कि 2030 तक हम प्राप्त करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के जो मेन जो आपका जो 2 पहलू है, ये बताया गया कि इस पे आपका फोकस किया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सार्वभौमिक नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार होना होना चाहिए। ये सुधार होगा 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसका विकसित डेवलप करने के लिए ये क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मंच देता है। और उनको अपने संवैधानिक और जो
उनके जो ड्यूटीज होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, उनके जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स होते हैं, ये सब चीजें बताने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इसको मतलब इसको समझाया गया है। उनका जो लॉजिकल जो आपका जो एनालिसिस करना, मतलब तर्कशील जो दृष्टिकोण है उसको डेवलप करना, ये इनका लक्ष्य था कि उन बच्चों में एक आपका तर्क शक्ति के रूप में चीजें उनका डेवलपमेंट हो सके। अगर लक्ष्य के बारे में कोई सवाल आता है कि उसका लक्ष्य क्या था, तो आप बोलोगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद अपने जो राइट्स है, क्या अधिकार है, क्या ड्यूटीज है, ये सब चीजों को समझने के लिए इसका मतलब बनाया गया था। माध्यमिक शिक्षा के छात्रों का परिचय किसमें होगा? विज्ञान से, मानविकी से, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संख्याओं से वो करवाती है। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक है। अगर ये पूछे जाएंगे, ऐसा तो हम जानते ही हैं तभी। किसी किसी जगह पे कक्षा 9 से 10 भी मानते हैं और 11-12 को उच्च माध्यमिक भी की तरह भी मानते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा को 9 से 12 तक बताया गया है। माध्यमिक स्कूलों में संबंधन केंद्रीय या राज्य बोर्डों से होता है। माध्यमिक स्तर को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका आप याद रखना कि इसका जो क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ये क्या है आपका? पहला आपका माध्यमिक में सामान्य, मतलब 9th और 10th स्टैंडर्ड, और फिर उच्च जो बता रहा था ये कि इसको उच्च माध्यमिक में बनाया गया है +1 या +2, मतलब 10+1 और 10+2, 11th-12th क्लास को। ये सार्वजनिक परीक्षा दोनों में हम इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें हम करते क्या है? सामान्यतया हम भाषा यानी शिक्षा के जो इसमें पाठ्यक्रम में हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश इत्यादि पढ़ते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, आपका सोशल साइंस, जैसे 10th तक के क्या आपका सामाजिक विज्ञान होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। फिर आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, आपका रीजनल लैंग्वेजेस हो गए, जहाँ पे बांग्ला चलती है बांग्ला, जहाँ पे आपका तमिल चलती है वहाँ पे तमिल, ऐसे ऐसे आपका जो क्षेत्रीय भाषा के ऊपर। और इसके अलावा एक आपका ऑप्शनल रहता है, और इंग्लिश भाषा भी उसमें सम्मिलित रहते हैं। इनको पढ़ाने के, इनका अध्ययन करने का लक्ष्य रखा गया था, इसको सम्मिलित किया गया था। माध्यमिक स्कूल में के जो पहले जो 2 वर्ष है, ये पता है लगता है, जब हम पढ़ते हैं ना हमें लगता है सब कुछ आता है, लेकिन हम अगर डेटा को अच्छे से याद नहीं करेंगे तो जब पेपर्स आती है तो पेपर में हम क्या करते हैं, हम कभी कभी उसमें गलत कर देते हैं। इसलिए अच्छे से आप इसको नोट करो, कितना ही आता हो लेकिन तब भी नोट करो, ताकि पेपर के क्वेश्चन नंबर आपका रॉन्ग ना हो। तो क्योंकि ये सब चीजें हम बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक सब हम मतलब जानते आए हैं, जानते ही हैं, लेकिन तब भी टर्म के साथ करेंगे तो हमें हमारे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। माध्यमिक स्कूल के जो पहले 2 वर्ष होते हैं, तो पहले 2 वर्ष क्या होती है? इसमें प्रदर्शन का आधार पर वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के समक्ष विज्ञान, वाणिज्य और जो आर्ट्स मतलब कला, मानविकी जैसे शिक्षण धाराओं का चयन करने का क्या होती है? ऑप्शन होता है। जैसे कई जगह पे ऐसे होते हैं कि आप साइंस लेके पढ़ोगे, कि आपका कॉमर्स लेके पढ़ना है कि आर्ट्स लेके पढ़ना है, आपका स्ट्रीम डिवाइड हो जाती है। अगर यूपी बोर्ड में जाओगे तो कुछ कुछ जगह पे 9th से ही होती है, कुछ कुछ जगह पे आपका 11th-12th से होती है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में आपका 10th तक एक ही चीज होती है, फिर आपका 11th-12th में जाकर अलग अलग होती है। लेकिन अगर स्टेट बोर्ड जाओगे तो यूपी बोर्ड वगैरह या दूसरे बोर्ड में, वहाँ पे कई जगह पे ऐसा था पहले कि आपको 9th से ही आपको साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम की अलग अलग हो जाती है। इसकी शिक्षा क्या होती है? माध्यमिक शिक्षण विद्यालयों में 2 वर्षीय जूनियर कॉलेज में हमें दी जाती है। जिसके बाद क्या होती है? इसके एग्जाम्स होते हैं राज्य बोर्ड के द्वारा, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यादि इसको वो आयोजित करती है। ठीक है, क्या आती है आपका? टर्शियरी एजुकेशन, तृतीय शिक्षा। प्राथमिक और माध्यमिक के बाद क्या होती है? ये शिक्षा का 3rd लेवल होती है। ये नॉर्मली कंपल्सरी नहीं होता है, आपकी इच्छा है, आप ग्रेजुएशन करो या ना करो। जिसको हम कहते हैं तृतीय शिक्षा यानी टर्शियरी एजुकेशन। यहाँ से हमारी गलती शुरू होती है कि इसके बारे में ज्यादा नहीं सुनते हैं, इससे पहले तो हम सुनते आए हैं बचपन से। तो टर्शियरी एजुकेशन क्या होती है? ये आपका एक हायर एजुकेशन
के साथ के लिए होती है, और साथ साथ इसमें आपका कमर्शियल एजुकेशन भी आती है, जो व्यावसायिक शिक्षा, जिसको करने के बाद आप नौकरी कर सकते हो या अपने अर्निंग कर सकते हो। इंडिया में क्या है आपका कि उच्च शिक्षा को दो तरह से बताया गया है। एक क्या है कि 12 साल के मतलब 12 वर्ष के स्कूल के शिक्षा को अध्ययन जो या जो एजुकेशन लेते हैं, ये क्या होती है आपका पूर्णकालीन होती है, और इसमें कम से कम क्या होती है 9 महीने की पढ़ाई होनी चाहिए, जो पहला कंडीशन दिया गया है। यह 12 वर्ष के स्कूल के अध्ययन या समकक्ष अध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है। पूर्णकालीन शिक्षण कोर्स की न्यूनतम अवधि क्या होती है 9 महीने होना चाहिए, या फिर ये 10 वर्ष की स्कूल की शिक्षा और न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के कोर्स कोर्स होता है। ये दोनों ही क्या हुआ आपका एग्जाम के कंटेंट बन गए, जो पूछे जाएंगे अगर इसको देख के पूछते हैं तो। टर्शियरी शिक्षा यानी जो तृतीयक शिक्षा क्या होती है, ये सामान्यतः क्या होती है आपका व्यावसायिक होती है, और वृत्तिक या तकनीकी होती है। हम कह सकते हैं मतलब टेक्निकल एजुकेशन जो होती है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, इन सब चीजों पे ये काम करता है। और जो हायर एजुकेशन होती है, इसमें जैसा अगर आपने एमबीए किया, सीए किया, तो ये आपका विश्वविद्यालय या व्यावसायिक विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में, या जो आपके आईआईटीज है, मतलब आपका टेक्नोलॉजी जहाँ पे हम सीखते हैं, मतलब टेक्निकल पढ़ाई जहाँ होती है, आईआईटीज हो गया और भी ऐसे संस्थान हैं, इनके द्वारा क्या करते हैं हमें मिलते हैं या प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होती है आपका स्नातक, परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपका व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि हमें मिलती है। जैसे गृहिणियों को, जैसे आपको मान लीजिए कि अगर होम साइंस की जो हमें मिलती है, होम साइंस हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कपड़ों की सिलाई के बारे में पढ़ते हैं या खाना बनाने के बारे में करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस समय बहुत ज्यादा हम समाज के लिए, खुद के लिए भी हम चेंजेस लाते हैं। जैसे हम एक आपका है एग्जाम्पल, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ जो है आपका साधारण मतलब बहुत बड़े नहीं, लेकिन साधारण महिलाओं के द्वारा ही शुरू की गई थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ी ब्रांड के रूप में उभरी है, बहुत लोगों को उससे रोजगार मिली है। उनका आप देखना, उनका क्वालिटी मेंटेन का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफी अच्छी है, और बहुत आप ज्यादा मतलब वो ग्रोथ किया है। तो इस तरह की जो शिक्षा होती है हमें व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 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 आता ही है। उसी तरह से मान लीजिए किसी ने अगर सिलाई सीखे हैं, तो घर में बैठ के अगर सिलाई करते हैं तो उनको जो अर्निंग इतनी होती है कि घर में जब ऐसा जरूरत होती है तो घर को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए या अपने खुद को सपोर्ट देने के लिए काफी काम आते हैं। इसलिए इस तरह के एजुकेशन के बारे में कल्पना की गई है और इसको दी जाती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 3 तरह के आपका मुख्य स्तर होती है। इस स्तर को याद रखेंगे। पहला क्या होता है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल। यहाँ पे स्नातक की उपाधि के लिए जब आप अंडर ग्रेजुएट में जब ग्रेजुएट आप बने नहीं हो, पूर्व स्नातक कहते हैं, तो पूर्व स्नातक में जब आप जाते हो तब स्नातक की उपाधि उपाधि पाने के लिए आप इसका अध्ययन करते हो। फिर क्या होती है जब आपने जब ग्रेजुएट आप बन गए हो, तो क्या करते हो आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो। मतलब क्या, ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक बनने के बाद की पढ़ाई, जिसको हम लोग एम ए कहते हैं, एमएससी कहते हैं, तो वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई लेवल की होती है। उसके बाद क्या आता है आपका रिसर्च, तो उसके बाद भी जब करोगे, जैसे अभी आप लोग नेट करने के बाद क्या करोगे, रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे, ये फेलोशिप या पोस्ट डायरेक्ट के लिए होती है, आपका थर्ड लेवल जो होती है। कुछ उच्च जो शिक्षा होती है उसमें डिप्लोमा डिप्लोमा इत्यादि भी हमें मिलती है। जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंट हो गया, ऐसे आपका कई तरह की होती है जहाँ पे हमको इस तरह की हमें शिक्षा प्राप्त होती है। नॉर्मली क्या होती है, इसका जो ड्यूरेशन होती है 3 साल की होती है, जबकि जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, जैसे आपका इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, इनकी अवधि क्या होती है उससे ज्यादा हो सकती है, 3 वर्ष से अधिक होती है। और नॉर्मली
स्नातकोत्तर जो आपका पाठ्यक्रम होती है, कुछ जो कुछ को छोड़ के वो 2 साल की होती है। ये पहले शिक्षा पद्धति के अनुसार था। नई शिक्षा पद्धति में काफी कुछ चेंजेस हुई है, आप लोग उसका अध्ययन अलग से करने होंगे। और नई शिक्षा पद्धति में इस बार प्रश्न आना लगभग लगभग तय है, उसको हमें अलग अलग से पढ़ेंगे कि किस तरह से सब चीजों को चेंज किया गया है। इसका अर्थ करेंगे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, तृतीयक। प्राथमिक में क्या है आपका, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। फिर क्या है, 6 से 8 तक। माध्यमिक में क्या है आपका, 9th 10th और 11th 12th। उसके बाद जब तृतीयक को आप आगे बढ़ाते हो तो टर्शियरी में क्या होता है आपका, उच्च शिक्षा हो गया। और उच्च शिक्षा क्या होती है, सामान्य और व्यावसायिक। फिर आपका क्या होती है, उच्च शिक्षा आपका एक पार्ट चला गया आपका। फिर आपका जो आपका प्रशिक्षण इत्यादि के जैसा मतलब आपका जो फाइनेंशियल ओरिएंटेड मतलब जॉब ओरिएंटेड जो होती है, इसमें क्या है, परंपरागत हुआ और नए उभरते नए जो आपका साइकिल होती है उसमें। परंपरागत में क्या हुआ, जैसे आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, फिर आपका आईटी हो गया मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर नए में क्या है, नए नए सेक्टर जो आपका ग्रोथ हो रही है, क्या, पर्यटन हो गया, विमानन हो गया। बाहर से कंट्री से अगर कोई आपके देश में आते हैं तो उनका आतिथ्य कैसे करेंगे, क्योंकि वो जितना ज्यादा खुश होकर जाएंगे आपके आतिथ्य से, वो जितने खुश होंगे विदेशी मुद्रा हमें उतनी ज्यादा मिलेगी। और अगर ज्यादा खुश होंगे तो ज्यादा सामान भी खरीदेंगे यहाँ से। तो अगर ज्यादा सामान खरीदेंगे तो उससे भी हमें क्या मिलेगा, हमको डॉलर मिलेगा। तो उससे भी हमें क्या मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी हमें। तो उनका आतिथ्य का टेक्निक होंगे। जो कल मैं बात कर रहा था, हम पढ़ रहे थे कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आपका उनका एक सामाजिक ताना बाना होता है, उनके वैल्यूज होते हैं। अगर हम उन वैल्यूज को नहीं जानेंगे और उनके सामने अगर हम प्रोड्यूस कर देंगे दूसरे किसी किसी तरह से, तो हम तो शायद अच्छे के सोच के कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उसका दूसरा मीनिंग जा सकता है। जैसे अगर हम ये कहें, अगर कोई क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन में क्या होती है कि आपका शादी के समय सफेद कपड़े को बहुत शुद्ध माने जाते हैं, बहुत मतलब वो एक उसको उपयोग होते हैं। लेकिन वही अगर भारतीय होंगे तो शादी के समय लाल जरूर को मानते हैं, क्योंकि लाल क्या होती है, रजोगुण से आपका, हाँ, प्रतीक होता है उसका मतलब आपका आप प्रमोट करता है। रंग का भी अपना अपना विज्ञान होता है। जैसे सतोगुण जितने जो धार्मिक काम करते हैं, किसमें क्या होता है, इसमें हम सफेद का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो अगर कोई इंडियन के पास सामने जाएंगे कि लेडी को अगर सफेद कपड़ा अगर दिया जाएगा तो उसका उपयोग एक दूसरा क्या होता है कि जब पति की मृत्यु के बाद जब विधवा होते हैं तो अब उनको सफेद कपड़े कपड़े पहनने होते हैं। उसका अपना लॉजिक है क्यों पहनने होते हैं, लेकिन पहनने होते हैं। तो अगर हमको ये पता नहीं होगा और अगर हम किसी नवविवाहित जोड़ी को अगर दे देंगे तो क्या होगा, वो चीज गलत हो जाएगा। इसीलिए उनके आतिथ्य जहां जहां से लोग आ रहे हैं, जिस जिस कंट्री को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका सामाजिक ताना बाना क्या है, उनके पसंद नापसंद क्या है, किस चीज के प्रति वो किस तरह से जुड़े हैं, वो हमें जानने होते हैं। और जो गाइड होते हैं उनके अलग से ट्रेनिंग होती है कि अगर जापानीज आएंगे तो आप उनके साथ कैसे बोलोगे, और अगर किसी और देश से आते हैं तो आप कैसे बोलोगे। तो उसके अकॉर्डिंग उनको फिर उनको सर्टिफिकेट मिलती है। ये आपका नया उभरते हुए क्या है, साइकिल है, फील्ड है। इस तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं क्योंकि इसमें अच्छे रोजगार मिलते हैं। क्या आता है आपका, वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक आपका शिक्षा होती है। इसमें क्या होती है कि जो लोग आपका टर्शियर यानी कि तृतीय शिक्षा के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको क्या करते हैं कि व्यावसायिक विद्यालय में शिक्षण संस्थान भी पा सकते हैं, वहाँ पे शिक्षण भी पा सकते हैं, जिससे क्या होता है, उस एजुकेशन को पाके उनसे वो रोजगार पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को सैलून चलानी है तो बाल काटने के बाकी सब चीजों की जो टेक्निक होती है उसको अच्छे अगर सीख लेंगे तो हाँ, लगभग लगभग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बाल काटना या शेविंग करना या इस तरह के लोगों की नीड है, तो कस्टमर का आपका फिक्स हो जाती है। और आपका मोटी अच्छी बहुत अच्छी से अगर आपने अच्छे से सैलून खोल लिया है, रोजगार बहुत अच्छी होती है। इसलिए ऐसे शिक्षा के प्रमोट की जाती है जिनका जिनका आगे नहीं पढ़ना है और
उनको रोजगार के अकॉर्डिंग, जैसे किसी ने अगर मतलब क्राफ्ट की पढ़ाई किया तो बहुत अच्छे अच्छे आपका फ्लावर्स अगर ऐसा बना सकते हो, उसको आप सेल कर सकते हो। यहाँ तक कि मान लो कि कुछ सब्जियां ऐसे होते हैं ना कि उन सब्जियों को अगर मार्केट से खरीदोगे कितने की आती है, 20, 25, 30, 40, 50 रुपए किलो मिल जाती है। जैसे चुकंदर हो गया, या गाजर हो गया, या ऐसे चीजें और भी कई चीजें। लेकिन उसको लेके अगर एक खास तरह के डिजाइन से आप कट करते हो तो लगता है कि गुलाब का फूल है या कमल का फूल, ऐसा लगता है। उसको जब आप प्रेजेंट करते हो, जैसे अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, ऐसी जगह पे, तो आप अपने सर्विस के चार्जेस अगर ज्यादा भी रखते हो तो भी लोग उसको देख करके उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपको ऑर्डर करते हैं। ज्यादा चार्ज देके भी आप उसको सेल आउट कर सकते हो। इस तरह का जो आपका जो जो शिक्षा है कि ऐसे हम कैसे बनाते हैं, जो आप होटल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हो तो उसमें बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं उसको। और उसमें आपका जो आपका फूड के ऊपर अलग से आपका पूरा सेक्शन ही है, मतलब एजुकेशन ही अलग से है कि आप उसको कैसे लोग तक पहुंचाओगे, किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे कि उतनी ही खर्च, आपके तो खर्चे उतनी हो रही है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, अर्निंग करते हो। जैसे मान लो कि अगर आप, पनीर है मान लो, पनीर के अंदर जो रसगुल्ला बनती है, तो हम ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी हम अप्लाई करें कि देखने में बहुत बड़ा लग जाएगा, लेकिन एक्चुअली उतना बड़ा होता नहीं है। उसके अंदर क्या होती है, खोखला होता है। अगर रसगुल्ले को आप काटोगे, खासकर जो बंगाली लोग जो जो बंगाल के जो रसगुल्ला वगैरह होती है, बाहर से देखने में बहुत बड़ा लग रहा है और जो कस्टमर को लगता है कि हम खरीद ले, यहाँ तक कि जो जानते भी हैं कि इसके अंदर आपका पूरा पूरा ठोस नहीं है, लेकिन देखने में इतना आकर्षक लगता है कि वो जाके जाके खरीद लेता है। उसे लगता है कि बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत ज्यादा मिल रही है। वैसे अगर किसी को चिकन दे रहे हो आप, तो चिकन के रेशे को निकाल करके, अगर आप बॉयल चिकन दे रहे हो, या आप मतलब चिकन को अगर आप बिरयानी में ऐसा किसी तरह आप सर्व कर रहे हो, उसको ऐसे टेक्निक से हम रख सकते हैं जिससे लगेगा कि बहुत ढेर सारा है। या आप मान लो कि किसी को अगर आपने अगर पनीर का सब्जी दे रहे हो, तो उसको हम कैसे डिजाइन करें, आप पनीर का कोई आइटम दे रहे हो तो ऊपर से कैसे लगे कि बहुत ज्यादा है, बहुत अट्रैक्टिव है। ये सब चीजें हम इसको सीखते हैं। उससे क्या होता है, हमारा रोजगार बढ़ सकती है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की उन्नति, कैसे आपका एवोल्यूशन हुआ हायर एजुकेशन की, यहाँ से आपको प्रश्न बनने का बेहद शुरुआत होती है। ये हमें मिलती है कि भारत में शिक्षा का उद्गम कब होती थी, वैदिक युग से ही था। आप देख रहे हो वेदों में विज्ञान ज्ञान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं हमारे क्लास में, अक्सर मैं, मेरे बहुत इसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, तो मैं आपको समझाता भी हूँ कि उपनिषद को कैसे, विज्ञान क्या है उसमें, उसके अंदर के जो सब चीजों को। तो ये वैदिक युग से ही उसका बारे में लोग पढ़ते आ रहे हैं। कुछ बातें मैं बताता हूँ क्योंकि इसमें अच्छी बातें आ गई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। वेदों में ना कई तरह के फॉर्मूले के बारे में बताए गए हैं। उसको हम वैदिक मैथ्स के नाम से जानते हैं हम लोग। और एक मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो कि स्क्वायर करना, क्यूब करना, है तो बहुत चीजें, यहाँ तक चीजें हैं जो अभी तक खोज भी नहीं हुई है। कैलकुलस को सब चीजें उसमें बताई गई है, जबकि कैलकुलस का खोज अभी कितने कितने मतलब आधुनिक समय की खोज है। अब मान लो कि अगर स्क्वायरिंग करके बात करेंगे, 107 का स्क्वायर करेंगे, तो उसमें ऐसा ट्रिक्स दी गई है कि कैसे करेंगे, 107 में 7 जोड़ दो, कितना आएगा, 114 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर, तो कितना को 49। ये आपका आंसर बन गया। ये सारे जो है कई तरह, उसमें इसमें 16 फॉर्मूलेज है। जैसे आपका शून्य साम्य समुच्चय, एकाधिकन पूर्वेन, इस तरह के सब आपको श्लोकों के रूप में फॉर्मूलेज दिए गए हैं। अगर आप इसी को अगर 108 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 108 में 8 जोड़ दो, कितना आएगा, 116। फिर 8 का स्क्वायर 64, आप चेक कर लो, इतनी आंसर है। अगर आपको 101 का स्क्वायर करनी है, 101 में एक जोड़ दो, कितना आएगा, 102 आ जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हमको 2 डिजिट लिखनी होती है, तो क्या होगा, 01 हो जाएगा। फिर करके देखो, इतनी आंसर आएगा। इस तरह से आपको जो है, अगर मान लो कि आपको करनी है कि मान लो कि 113 का स्क्वायर करनी है, तो 113 में 13 जीरो कितना आएगा, 126 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितनी होती है, 169 होती है। लेकिन 2 ही डिजिट रखनी है, तो जो आपका 1 है इसको आप लेफ्ट की तरफ ऐड कर दोगे,
तो आंसर कितना हो जाएगा, 12769 करके देखो इतना आएगा। इस तरह से जो आपका ट्रिक्स टेक्निक्स है उसमें समझाया गया है। तो इसको उन्होंने जाना उस समय कि सबसे इसके अंदर के विज्ञान को, इसके अंदर के सब चीजों को, यहाँ देखो क्या बताया गया है, प्राचीन साहित्य जैसे वेदों, ब्राह्मण और उपनिषद, हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये सब पढ़ा ना हमने, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि का ज्ञान हमें प्राचीन ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होता है। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय, ये आपका क्वेश्चन आया था जब हम लोग पेपर कर रहे थे। संसार का सबसे पहला प्रथम विश्वविद्यालय ईशा विश्वविद्यालय कहाँ था आपका, ये माना माना गया है नालंदा। आपको ईसा पूर्वक तक्षशिला में स्थापित किया गया था, यह ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, तक्षशिला में स्थापित किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय क्या था आपका, 4वीं शताब्दी पूर्व में आपका स्थापित किया गया था। और ऐसा प्रश्न आ चुका था कई जगह पे, जब हम लोग पेपर करेंगे अब देखना ऐसा प्रश्न पूछे गए हैं। तो संसार का पहला विश्वविद्यालय क्या है आपका, 700 ईसा पूर्व था। कहाँ पे था ये, तक्षशिला में स्थापित किया गया था। और नालंदा में क्या था आपका, नालंदा विश्वविद्यालय में 4वीं शताब्दी के पूर्व में, मतलब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये माना गया है। बहुत से भारतीय विद्वान जैसे आप देखो नाम का क्या 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 आती है, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, वात्स्यायन आदि ने गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वास्तुकला, ललित कला, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के उद्गम और वृद्धि का योगदान दिया है। अब आप देख रहे हो कि उपनिषद में हम कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं, कैसे कैसे ढूंढते हैं, लोगों ने पहले ढूंढ के रखा है कि किस जगह पे किस तरह के मेडिकल साइंस के बारे में कहा बताई गई है। अभी विज्ञान कोशिश कर रहा है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में हम चेंज कर सकते हैं क्या। जैसे मान लो विज्ञान कोशिश कर रहा है, अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो क्या मरकरी से हम गोल्ड बना सकते हैं। बनाया जा चुका है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, थोड़ी देर बाद वो आपका चेंज हो जाता है। इसलिए क्या है आपका अभी अनस्टेबल स्टेट में है। लेकिन आप एक बात सोचो, अगर आप पढ़ोगे ना हमारे शास्त्र को, क्या होता था पहले, हर चीज सोने का। ऐसा भी वर्णन मिलते हैं कि पहले के कुछ राजा ऐसे होते थे कि सोने के थाली में खाना खाकर फेंक देते थे उसको, जैसे हम लोग पत्ते फेंक देते हैं। तो इतनी सोना आया कहाँ से, इतनी सोना आने का जो जो रास्ता होता है, क्या होता है कि खान के नीचे मतलब खनिज पदार्थ है। जितने सोने के बारे में बात की जाती है ना, उतने सोने अगर होना होगा तो बहुत मुश्किल है कि आप सारा सोना आप जमीन के नीचे से निकालो। और खनन करके सोना निकाला गया है, ऐसा मुझे तो कहीं नहीं मिला कि खनन करके जो सोना निकाला गया है, मतलब शास्त्र में। इसका मतलब क्या है, हाँ कई जगह ऐसा मिलते हैं कि उस समय के ऋषि मुनि के पास वो टेक्नोलॉजी थे कि किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु में चेंज कर देना, जिसके बारे में कोशिश की जा रही है इस समय। किसी भी एक तरह के, अब हम जानते भी हैं, आप लोग पढ़े होंगे एटॉमिक थ्योरी में, कि अगर यूरेनियम होता है तो यू मतलब यूरेनियम सिंबल होता है ये। जब आप इसमें बॉम्बार्ड करते हो किसका, न्यूट्रॉन का, तो ये बेरियम एक अलग, और आपका अलग अलग तरह के आपका एलिमेंट वगैरह में कन्वर्ट होता है। और भी कई एलिमेंट बनते हैं इसमें, और आपका एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे आपका थोरियम इत्यादि अलग अलग आपका कंपाउंड में डिवाइड होती है। वो डिवीजन इस तरह से होती है कि दोनों ओर का मॉलिक्यूल आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दोनों ओर का मास अलग से इक्वल हो, और मतलब दोनों ओर का जो मास है वो दोनों कंजर्व हो, मतलब उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होती है और एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं कि एल्यूमिनियम में अगर हमने हीलियम का बॉम्बार्ड किया तो कुछ नया एलिमेंट एलिमेंट बन जाती है।
मतलब तत्व तो नए प्राप्त होते हैं। उस समय ऐसा था कि एक ऑब्जेक्ट से हम कुछ खास तरह की रासायनिक क्रिया के द्वारा या कुछ खास प्रोसेस के बाद उसको गोल्ड में शायद हम चेंज कर सकते थे, ऐसे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी वहां पे उस समय था, जो अभी कोशिश की जा रही है कि क्या ये संभव है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के होने से ही आप किसी भी वस्तु को अगर आप सोने में चेंज कर दो, क्योंकि हमें ऐसा मिलते थे कि किसी ऋषि ऋषि मुनि ने अगर श्राप दे दिए कि जाओ एक मनुष्य है वो पत्थर बन जाए, जो अहिल्ला हुए थे वो पत्थर बन गए थे। यानी क्या हुआ कि ये ऐसा कन्वर्सेशन पॉसिबल था। उसके बाद जब राम जी का पैर उनके उनके साथ जब टच हुआ तो फिर से वो मानव बन गए थे। यानी कि लिविंग टू नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग टू लिविंग, इसके बनने का टेक्नोलॉजी जी उस समय अवेलेबल था। और एक वस्तु से दूसरे वस्तु का कन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी भी था। तभी इतनी मात्रा में आपका सोना, हमें हर जगह के बारे में हम चर्चा सुनते हैं, जानते हैं कि इतनी सोना था। तो ये तकनीक, ऐसा जो रसायन शास्त्र, वो भी विकसित थे किसी एक समय में, जो हमारे शास्त्र में जब जो अभी तो काफी कुछ हमारे नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन नष्ट होने से पहले ये सब चीजें थी। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में हम क्या क्या देखते हैं कि जहाँ पे प्राचीन संस्कृति का संरक्षण किया गया और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया गया, वही क्या होती है सामाजिक और उत्तरदायित्व, यानी कि सामाजिक मूल्य की भावना कर भी बल दिया गया कि हमारा मोरल वैल्यूज डेवलप हो। आज मोरल वैल्यूज जितने कम होती जा रही है, ऑब्स्टिकल्स और समाज की समस्याएं उतनी ज्यादा होती जा रही है, तो इस पे भी ध्यान दिया, ज्यादा जोर दिया गया था। देखो उपनिषद कितनी ज्यादा समझाता है मोरल वैल्यूज को डेवलप करने के लिए, हम लोग हर डेली पढ़ते ही हैं। भारतीय शिक्षा परंपरा के अनुसार क्या होती है, आत्मज्ञान के लिए क्या है आपका, इसके लिए शिक्षा, गुरु या गुरु और शिक्षा का जो जो संबंध वो पिता तुल्य मानते थे। शिक्षा काल में ब्रह्मचर्य का पालन या तपस्या जीवन, निःशुल्क शिक्षा और बौद्धिक स्वायत्त, ये सब आपका गुण थे हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति के। इत्यादि भावों की प्रधानता था। भारतीय प्राचीन जो भारतीय शिक्षा में दुनिया के सभी शिक्षा प्रणालियों के लिए वो स्पेशली क्या है, एशिया और यूरोप के लिए बहुत ही आपका प्रेरणा, यानी कि वो बहुत आपका इंस्पायर्ड हुए थे। यहाँ पे बाहर बाहर के बच्चे विदेश से यहाँ इस जगह पे अध्ययन करने के लिए आते थे। फिर आपका एग्जाम पार्ट यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, बौद्ध धर्म का जब आगमन हुआ तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए सारनाथ में विश्वविद्यालय अधिगम का एक बड़ा केंद्र बन गया था, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध स्तूप मिलते हैं। मेरे घर से एकदम बगल में था, हम इसमें अक्सर जाते थे देखने के लिए, तो वहाँ पे आपको मिलते हैं। अजंता भी अधिगम के कला, मतलब वहाँ पे आर्ट के बारे में हम सीखते हैं, अजंता एलोरा इत्यादि से। वहाँ पे वास्तुकला, चित्रकारी का एक महान केंद्र था। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2006 में फिर से उसको जागृत करने के लिए सिंगापुर में 2006 में सिंगापुर, चीन, भारत, जापान और कुछ और देश मिलकर के नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से क्या उन्होंने स्थापित करने की घोषणा की थी, तो उसका डेवलपमेंट फिर से करने के लिए। एग्जाम में अगर आता है, शायद आया भी हुआ था, आप इसको बताना। मध्यकाल में क्या, लाहौर, दिल्ली, रामपुर, जौनपुर, बिदर और अजमेर, ये क्या है आपका प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र थे। एग्जाम में आ सकता है कि प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का नाम प्राचीन भारत के, तो ये आप बोलोगे मध्यकाल के दौरान। मुगल शिक्षा के साथ संबंध में क्वेश्चन अगर आएगा, मुगल शिक्षा प्रणाली में मुगल शिक्षा प्रणाली में जहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण केंद्र थे, वहीं फतेहपुर सिकरी, आगरा, दिल्ली और अन्य स्थानों पर भी कॉलेज की स्थापना की गई थी। हिंदू दर्शन शास्त्र पर आधारित शिक्षा प्रणाली भी क्या हुआ, साथ साथ चलता रहा, जो हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं इसके। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के बहुत आसार है, जब हम पेपर करेंगे पेपर में मिलेगा हमें। हमारे जिस कोर्स में हमें ये बताया हमें जो पढ़ने हैं, जैसे प्राचीन शिक्षा जो हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटिश के समय किस तरह से शिक्षा का परिवर्तन हुआ, और जब विभाजन हुआ उसके बाद शिक्षा कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे चला, उसके बारे में हमें पढ़ने हैं। मतलब प्राचीन शिक्षा, फिर ब्रिटिश काल की शिक्षा, और उसके बाद विभाजन के बाद जो हमें आजादी के बाद, देश विभाजन के बाद जो शिक्षा की नीति चली है, उसके बारे में पढ़ना है।
प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रणाली। सबसे पहले शिक्षा के महत्व और उपयोगिता में प्राचीन शिक्षा में बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया गया है। हमारी सभ्यता विश्व की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सभ्यता में से एक है। इसमें शिक्षा पद्धति के महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और हम देखते हैं कि कई बार इसमें आपका करेक्शन भी की गई है। इसमें आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की जो पॉसिबिलिटीज है, जो डेवलपमेंट है, उसको काफी ज्यादा कोशिश की गई है। आप आध्यात्मिक में क्या होती है, जितने भी हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, आपका आध्यात्मिक में आती है। कुछ दर्शन शास्त्र ऐसे होते हैं, जैसे आपका वैशेषिक दर्शन, जो भौतिक शास्त्र और आपका आध्यात्मिक दोनों को ही मतलब काफी अच्छे समय समझाते हैं। ऐसे कई से शास्त्र हैं जिसके बल पे हम क्या करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को हम विधिवत क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। वैदिक युग से ही इसमें प्रकाश का स्रोत माना गया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दर्शनवाद, संस्कृति, मतवाद क्या होती है, आपका एक ही बिंदु पर टिके होते हैं, जो कि पाश्चात्य में क्या होती है, ये अलग अलग मानते हैं, इसको अंतर अंतर मानते हैं। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनती है कि आपका वैदिक युग में आपका जो, या ऐसे यहाँ से बनेंगे कि भारतीय शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें क्या है, दर्शन, संस्कृति, इस सब को क्या हुआ, ये सब आपका एक ही बिंदु पे माने गए हैं, जबकि पाश्चात्य में क्या है, इसको अलग अलग माना गया है। रत्न संदेह में बताया गया है, इसका नाम याद रखना, सुभाषित रत्न संदेह में बताया गया है, ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, और जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्य को करने में की विधि विधि कहता है। महाभारत में वर्णित है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य का समान तप कोई दूसरा नहीं है। तो इसका आप याद रखना, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यम सम तपः। तो अगर पूछी जाए महाभारत का नाम लेकर के, तो आप इसका आंसर बताओगे। शिक्षा या विद्या को सदैव मोक्ष का साधन माना है। हम देखते हैं कि हमें उपनिषद क्या है, शिक्षा ही है। उसमें हम क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के हम समझते हैं चीजों को। या विद्या, सा विद्या या विमुख, आपका विमुक्षते, ये आपका उसमें सूत्र भी है। सुभाषित रत्न के भंडार के अनुसार क्या कहते हैं, जीवन की समस्त कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी जो नेत्र, वो हमारे पास, जिसके पास नहीं है वो अंधे के समान है। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान आएगा। अज्ञान क्या करता है हमें, आप जानते हो अज्ञान से कितने सारे हमें तकलीफें, दुख प्राप्त होते हैं। बुद्धि यस्यन बलम तस्य, अर्थात शिक्षा के द्वारा प्राप्त जो विकसित बुद्धि होती है, इसमें क्या होती है, हमारी शक्ति होती है। क्योंकि हम इससे हम सही और गलत को अलग कर सकते हैं। इसलिए जो विद्या होती है, इसको हम कहते हैं कि जैसे माता पिता के समान हमारे रक्षा और हित होते हैं, और हमारे सारे दुखों को दूर करने के में बहुत लाभदायक, मतलब बहुत सहायक होते हैं। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा खाली ऐसा नहीं कि खाली हम किताब से पाएंगे, जबकि शिक्षा जो है आपका, ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए एक आपका घटक भी है। और शिक्षा कभी कभी ऐसा भी होता है कि किताबों के अलावा हम अपने घरों से भी पाते हैं, अपने आसपास से भी बात पाते हैं, जिसके बारे में हम यूनिट 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। शिक्षा के द्वारा इंसान क्या प्राप्त करता है, आजीविका के ये उत्तम साधन होता है जिसको प्राप्त करते हैं। आजीविका के साधन तो और भी हो सकते हैं, केवल शिक्षा हमें उसको मॉडिफाई करता है। आज हम इसको खाली एक आजीविका का साधन अगर मानते हैं तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि आजीविका तो आपका जो शिक्षित नहीं हो वो भी कमा ही लेता है, लेकिन वो जीवन दर्शन को अच्छे से समझ नहीं पाता। तो इसको उत्तम नहीं माना गया कि खाली अर्निंग अर्निंग जरूरी है, लेकिन अर्निंग के साथ साथ हमारे जीवन को, जीवन दर्शन को समझ के उसको शेप करना भी बहुत जरूरी है। हमारे जो मानदंड होती है, अब जैसे मान लो कि अगर आपने अपने घर के फर्ज को पूरा किया और जो आध्यात्मिक बातों को आपने समझा, उसकी तरह से जीवन को जिया, तो कितना अच्छा एक हल्कापन लगता है। लेकिन हम अगर आध्यात्मिक रास्ते से अगर नहीं जीते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, खुद को अच्छा नहीं लगता।
मनुष्य के लिए आजीविका तो आपका मतलब चलती है। और साथ साथ बताया गया है कि जो हमारा ज्ञान है, इस ज्ञान को दो धारा में विभाजित किया गया है। यहाँ से हम वही पढ़ते हैं जो हम उपनिषद में हम पढ़ते आए हैं। परा, परा मतलब क्या हुआ? ऐसा ज्ञान जो हमें वेदों से प्राप्त होती है, उच्चतर और आध्यात्मिक ज्ञान। फिर क्या होती है आपके अपरा, अपरा जो हमें जीवन से मिलती है। और परा और अपरा के बारे में हम वेद में भी, उपनिषद में भी हमने लगातार पढ़ रहे हैं। अपरा, जो पर से परा जो नहीं है, वो क्या होती है? जीवन से मिलती है। ये धर्म निरपेक्ष विज्ञान होती है। इसमें आपका मतलब इसमें कोई आप कह सकते हो कि ये आध्यात्मिक नहीं, ये भौतिकवादी ज्यादा होती है। शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक इन सबका डेवलपमेंट करती है, ग्रोथ करती है। अध्यापक भी, ये भी प्रश्न पूछा गया था, अध्यापक भी उसको मानते हैं जो सदैव विद्यार्थी बना रहता है, मतलब जो हमेशा सीखता रहता है। एक अध्यापक अपनी जगह संपूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि हर वक्त वो कुछ ना कुछ, जब वो किसी को उसको सिखाता है तो खुद भी सीखते हैं और अपने आप को कंटिन्यू चेंजेस करते रहते हैं। जैसे अगर आप किसी को उपनिषद सिखा रहे हो, बता रहे हो, तो आप उससे खुद भी सीख रहे हो, क्योंकि इस समय जो आप सीखते हो वो आपके लिए कुछ नया चीज आपको मिलती है। आप जैसे आप गीता समझा रहे हो, तो गीता अगर समझाओगे, आपने जब जब पढ़ा था तब तक आपने कुछ जाना ही था, लेकिन आप जब किसी को समझा रहे होते हो तो नए मीनिंग, नए तर्क, नए कंटेंट आपको खुद को भी पता चलता है। इस तरह से क्या हुआ, हम हमेशा एक विद्यार्थी भी बने रहते हैं। इसके बाद हम आगे का आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। फिर हम मूल रूप से देखेंगे कि प्राचीन शिक्षा के तीन बुनियादी चरण थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसमें पढ़ेंगे श्रवण करना, मनन करना, निधि ध्यान करना, और इसके बाद इसके विस्तार से देखेंगे। फिर हम इसके बाद समय की चर्चा करेंगे कि किस समय से लेकर किस समय तक कौन कौन से माने गए हैं। ये आपका जो फैक्ट्स होते हैं, जो टाइमिंग का जो आपका नंबर के साथ जो जो दी गई है कि वेद की समय क्या कब से कब तक मानी गई है, पूर्व वेदांत कब से कब तक हुई है, ये सारे आपको एग्जाम में आने के मतलब फैक्टोरियल डेटा है जो आपको नंबर के साथ दिया जाएगा। आप उसको आपको टिक करने होंगे कि किस समय। हालांकि इसमें बहुत मतलब एक मत नहीं है, इनके समय के अनुसार जो है एक मत नहीं है, लेकिन जो यूजीसी ने माना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको, हमें मतलब वहां पे आंसर करनी है एग्जाम में। आज हम यहाँ पे रखते हैं। धन्यवाद आप सबको। अगले वीडियो का अगले पार्ट में हम इसके बाद के सेक्शन पूरा करेंगे। थैंक यू।